हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ब्रॉनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी। तो जो हमारे ब्रॉनफेन-ब्रेनर थे, इन्हें हम अपना रशियन बोर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोलते थे। तो इन्होंने ये हमारी थ्योरी दी है इकोलॉजिकल थ्योरी। तो सबसे पहले ये समझते हैं जो इकोलॉजिकल थ्योरी है इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर थे ये मानते थे कि जो बच्चा है, जो हमारा चाइल्ड है, वो एक केंद्र में रहता है और उसका इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा केंद्र में है और उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है जिसका प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए ही इस थ्योरी को हमारा ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था। बट पहले इसका नाम सिर्फ इकोलॉजिकल थ्योरी था, बट नाउ अब इसका नाम हो गया है हमारा बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। तो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी का मतलब होता है इकोलॉजी के साथ साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी हेरिडिटी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पे, चाइल्ड पे। तो दोनों चीज़ों का ही प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ेगा। तो जैसे कि हेरिडिटी का होता है कि जैसे पेरेंट्स में कोई डिजीज़ होती है तो बच्चे में भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो इसलिए कहा जाता है कि उसका उस पर प्रभाव पड़ा। अब मान लीजिए पेरेंट्स की हाइट का इशू रहता है तो बच्चे का भी हाइट का इशू हो जाता है कि कमी रह जाती है, तो वो उसे हेरिडिटी से मिला है, वो हेरिडिटी का उसमें ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसलिए वो उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ रहा है। तो यही है कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर भी यही मानते थे कि जो हेरिडिटी है, जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों का प्रभाव बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और उन्होंने कुछ लेयर्स दी हैं, कुछ एक तरह से लेयर हैं जिसे बच्चा केंद्र में है और उसके चारों तरफ कुछ लेयर हैं जिनसे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उन लेयर्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं वो हमारी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी लेयर्स दी हुई हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा इकोलॉजिकल थ्योरी है उसे हम पारिस्थितिक सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। वैसे पेपर आपका बायलिंगुअल रहता है तो आपको दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हमारा आ जाता है, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो बच्चा है वो इस केंद्र में है, ये बच्चा है और इसके चारों तरफ वो लेयर है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है वो आपकी होती है माइक्रो सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं लघु मंडल, हिंदी में बोलते हैं। तो माइक्रो सिस्टम हमारी जो है वो सबसे पहली लेयर है जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? बच्चा जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाता है। अब बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट किनसे कर पाता है? वो उसके फैमिली होती है, जैसे कि हम लोग हैं, फैमिली होती है, सबसे पहले फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। या फिर उसके फ्रेंड्स होते हैं, जब वो स्कूल में जाता है फ्रेंड से इंटरेक्ट करता है या फिर अपनी टीचर से इंटरेक्ट करता है। तो टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से इंटरेक्शन है उनका। तो वो होती है पहली लेयर जिससे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल। तो उसका, उन सभी का, लोगों का उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि वो सभी के साथ इंटरेक्शन करता है। सोशल डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है, अपने फ्रेंड से, टीचर से, इन सभी से इंटरेक्शन कर रहा है। तो यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा, सभी लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट लेयर आ जाती है आपकी, सेकेंड लेयर आ जाती है। फिर पहली तो आपकी माइक्रो सिस्टम हो गई, नेक्स्ट हो जाती है आपकी मीजो सिस्टम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं और इंग्लिश में मीजो सिस्टम बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? जब आपके, जो आपने फर्स्ट में पढ़ा, माइक्रो सिस्टम के जो पर्सन हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो वो आपका होता है मीजो सिस्टम में। जैसे कि आपने देखा
एक बच्चा जो केंद्र में था वो किस किस से इंटरेक्ट कर पा रहा था, अपनी फैमिली से कर रहा था, स्कूल में जा रहा था टीचर से कर रहा था, फ्रेंड से कर रहा था। अब मान लीजिए जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हमारी, उसमें टीचर और जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ रहा है। जैसे कि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स जाते हैं और बच्चे की डांट लगती है, उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। वैसे ये थोड़ा अजीब है, बट नॉर्मली हमें देखना है कि जो पेरेंट्स और टीचर की रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टीचर जो है वो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ गाइड करते हैं कि आपको अपने बच्चे को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अगर आप इस तरह से इस पे ध्यान देंगे तो इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, ये समझेगा चीज़ों को, तो इस तरह से गाइडेंस मिलती है। इसी तरह से पेरेंट्स भी टीचर को गाइड करते हैं कि हमारे बच्चे का नेचर थोड़ा इस तरीके का है तो आप इसे इस तरह से ट्रीट करें तो ये जल्दी समझ सकता है चीज़ों को या इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। तो यही होता है जो मीजो सिस्टम के पर्सन हैं उन दोनों का इंटरेक्शन होगा, उन दोनों की रिलेशनशिप जो है उस बच्चे के डेवलपमेंट में काम आएगी, उस बच्चे पे प्रभाव डालेगी। तो थर्ड पढ़ते हैं हम, ये तो सेकंड हो गया आपका, थर्ड है आपका एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम होता है आपका बाह्य मंडल। बाह्य मंडल का मतलब होता है कि जो आपका एक्सटर्नल है, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बच्चे पे इनडायरेक्टली पड़ता है। अब बच्चे पे इनडायरेक्टली कैसे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि उसके पेरेंट्स का वर्क, उसके पेरेंट्स का काम। मान लीजिए उसके पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं और उनका ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही उनका ट्रांसफर होता है तो पूरी फैमिली को जाना होता है, तो जो बच्चा है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका स्कूल भी चेंज हो जाएगा, उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सिर्फ उसके पापा के ट्रांसफ़र का। तो यही है कि इनडायरेक्टली बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उसका चेंज होगा, उसके फ्रेंड्स चेंज होंगे, उसका स्कूल चेंज होगा, ये सब उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए ही कहा है ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, क्योंकि अब देखिए जब बच्चे का स्कूल वगैरह सब चेंज हो जाएगा, वो नई जगह जाएगा, तो वहाँ पे शायद जैसे मान लीजिए जहाँ पे ऑलरेडी वो स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे वो टीचर से कम्युनिकेट कर पाता है इजीली, उसे कोई हेजिटेशन नहीं होती, अपने फ्रेंड से अच्छे से बातचीत कर पाता है, सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता है। बट अगर वो न्यू स्कूल में जा रहा है, नई जगह माहौल में, मतलब वो एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसे टाइम लगेगा, शायद वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए सभी से, शायद वो अपने फ्रेंड्स अच्छे से नहीं बना पाए। तो अब एक्सो सिस्टम में फाइनली यही है कि बाह्य मंडल होता है, इसमें हमारा सिंपल यही है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स का वर्क है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, इनडायरेक्टली कुछ भी चीजें हैं जिनका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, तो वो हमारा आ जाता है एक्सो सिस्टम में। एंड नेक्स्ट हमारा है फोर्थ लेयर आ जाती है हमारी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं वृहत मंडल। तो इसका क्या होता है, मैक्रो सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, इन सब में क्या चल रहा है, इन सब का प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। जैसे कि हमारे कल्चर में कुछ भी चीज़ें हैं उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हो रही हैं उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो जैसे कि अगर जैसा सोसाइटी में चलता है वही चीज़ें बच्चे सीखते हैं और उसी तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, तो वो हो जाता है हमारा मैक्रो सिस्टम, सोशल कल्चर एंड वैल्यूज। जैसा सोसाइटी बच्चे को सिखाएगी वैसा ही बच्चा सीखेगा और उसी से प्रभावित होके वो सीखेगा। तो इसलिए बच्चों को ऐसी सोसाइटी में डेवलप करना चाहिए जहाँ पे उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। जैसे एक तो मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारी सोसाइटी है, जो भी हमारे कल्चर हैं, हमारे रिलीजन हैं, इन सब से जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं अपना लास्ट मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्रोनो सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घटक मंडल। लास्ट हो जाता है, फिफ्थ लेयर में आ जाता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारे चेंजेस आते रहते हैं,
चेंजेस टाइम के साथ साथ आते हैं और उन्हीं चेंजेस के कारण उन बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी है, दिन पे दिन हमारे चेंजेस आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में और उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता रहता है। जैसे कि आज की डेट में बच्चों के हाथ में फ़ोन सबसे ज़्यादा है और अगर हम कंपेयर करें पिछले 10 ईयर को और आज को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले बच्चों के पास फ़ोन किसी पे नहीं मिलता था, बच्चों पे नहीं, बड़ों के पास भी फ़ोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन किसी के पास नहीं होते थे। और आज की डेट में अगर कोई 2nd क्लास का बच्चा भी है वो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसका नहीं है, मम्मी पापा का है, यूज़ कर रहा है, कहीं वो कार्टून देख रहा है उसमें, कहीं वो क्या देख रहा है। तो ये इन सब चीज़ों का प्रभाव उस बच्चे पे पड़ रहा है। अब वो कैसे पड़ रहा है? जो मीडिया है, मान लीजिए वो बच्चा मोबाइल में, फ़ोन में कुछ भी देख रहा है, वो सब चीज़ें देख के जैसा वो देखता है वैसा ही वो अपने अंदर इंटरनलाइज करता है और उन सब चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसी चीज़ें वो देखता है, अब मान लो उसने कोई मूवी देखी, उसमें वो कोई भी हीरो है, वो गुस्सा कर रहा है, एंग्री हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे का प्रभाव उस पर पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो ऐसा ही बिहेवियर अपना घर में शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मीडिया का जो बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है ये बहुत पड़ रहा है। तो ये आ जाता है आपका क्रोनो सिस्टम में। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं, इन सब का प्रभाव उस बच्चे पे पड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी के चेंजेस से बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप आपको ये 5 सिस्टम जो हैं अपने क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला आपका माइक्रो सिस्टम है जिसे हम लघु मंडल बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मीजो सिस्टम जिसे हम मध्य मंडल बोलते हैं। जब मीजो सिस्टम के पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एक्सो सिस्टम जिसका इनडायरेक्टली बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, वो होता है हमारा एक्सो सिस्टम। एंड फोर्थ है हमारा मैक्रो सिस्टम जिसका हमारा सोसाइटी का, कल्चर का, इन सब का प्रभाव बच्चे पड़ेगा, मैक्रो होता है। एंड क्रोनो सिस्टम में होता है जो भी हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उनका प्रभाव बच्चे पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।